आज जो टॉपिक हम लोग कंप्यूटर का लेने वाले हैं वो है इंटरनेट। ठीक है, इससे पहले हम लोग मल्टीमीडिया और डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही हम इसको कवर करें। एक दिन में हम लोग आधा चैप्टर, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं। आपको सारा चैप्टर नहीं पढ़ना, जहाँ मैं अंडरलाइन करता जाऊँ या फिर जो मैं बताता जाऊँ आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी तो आपने पढ़ा होगा अपने हिसाब से। चलिएगा, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब एक प्रकार का नेटवर्क है और वो भी इंटरनेशनल। तो यहाँ से दो शब्द लेकर के इंटर और प्लस नेट ये शब्द बना दिया गया है। और इसके अलावा अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क तो दुनिया में चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल नेटवर्क है। और ये क्या करते हैं कि आपस में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब यूँ हो गया इंटरनेट कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए नियम बने हुए हैं जिन्हें आप प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं। वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। और इसका यूज़ तो आपको पता ही है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें इसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसमें आपका डेटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो सब कुछ शामिल है और आप उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के ही कारण आधुनिक युग को हम कहते हैं संचार क्रांति का युग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इस समय डेटा को ट्रांसफ़र करना, और उतना ही आसान है अपनी बात को पहुंचाना। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, आखिर इंटरनेट का विकास कब हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय पहले तक तो इंटरनेट का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं डेवलप हुआ था प्रॉपरली। जेसी लिकलाइडर, ठीक है, लिकलाइडर, इन्होंने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया। ठीक है, इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। ध्यान से, डब्लू डब्लू, जो डब्लू है, 3 बार डब्लू, वर्ल्ड वाइड वेव, वो अलग है और ये इंटरनेट है। अभी समझेंगे क्या मामला होता है। इंटरनेट का जनक अगर कहा जाएगा तो फादर ऑफ इंटरनेट जेसी लिकलाइडर, ये आपको याद रखना है। इंटरनेट का आरंभ हुआ 1969 में। आप देख सकते हैं 7 इयर्स आफ्टर। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ARPANET, इस शब्द का इस्तेमाल आप ध्यान रखिएगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, यानी कि नेटवर्क तो था लेकिन किसके लिए? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, मतलब रिसर्च के लिए। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। तो जो नेटवर्क बने उसमें सबसे पहला नेटवर्क ARPANET है, और इस्तेमाल किसने किया इसका? अमेरिकी रक्षा विभाग ने। ठीक, और बाद में ARPANET का प्रयोग तो हुआ ही, लेकिन इंटरनेट को बाद में आम जनता के लिए खोल दिया गया 1989 में। तो 69 और 89, ये लोग 20 सालों के बाद आम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ओपन कर दी गई। ठीक, उसके बाद 1989 में टिम बर्नर्स ली, ये वही हैं जिन्होंने WWF, हे भगवान, WWW की खोज की। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का विकास किया। तो आपको टिम बर्नर्स ली के साथ WWW तो लेना ही है, लेकिन HTML जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका भी डेवलपमेंट का श्रेय टिम बर्नर्स ली को जाता है। ठीक है, और WWW वर्ल्ड वाइड वेव, इसकी स्थापना भी 1989 में टिम बर्नर्स ली ने की। और ये ध्यान रखना है कि टिम बर्नर्स ली कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। ये साथ में आपको लेना है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेव का जनक माना जाता है। और WWW पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे HTTP तथा TCP, ठीक है, और IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। अभी आप इन प्रोटोकॉल पे ध्यान न दें, अभी आगे इसी चैप्टर में हम लोग प्रोटोकॉल्स पे ध्यान देंगे। फिलहाल जितनी जानकारी यहाँ पे मिल रही है आप उसी को रखें। ठीक है, और पहला प्रयोग इसका किया गया है 6 अगस्त 1991 को। तो आप देख सकते हैं कि 1989 में जब पहली बार इंटरनेट ओपन किया गया तो इसमें HTML और प्लस उसी के साथ साथ WWW का भी शुरुआत हुआ।
ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक, ठीक है, इसका विकास किया एंडरसन ने। वेब ब्राउज़र ग्राफिकल मतलब ग्राफ चित्र बने रहते हैं ऊपर, आप उस पर क्लिक करके सीधे अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, कोडिंग वाला नहीं है। इस बात को कभी हम पीछे समझाएंगे बाद में कि GUI और ये क्या सब होता है। 1993 में सर्न संस्था है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया। ये कोई खास फैक्ट है नहीं, लेकिन मोज़ेक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और 1994 में इसके प्रयोग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट के लिए W3C, ठीक है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहते हैं, और ये टिम बर्नर्स-ली की ही संस्था है, W3C, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि 15 अगस्त 1995 को BSNL, ध्यान से ये कौन सा BSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL, इसने भारत में इंटरनेट सेवा दे दी, ठीक, जबकि 1991 में प्रयोग किया गया पहली बार, ठीक, उसके 4 साल बाद ही ये काम हुआ। क्या आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, JC लिकलाइडर को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, और जिन्होंने ARPANET के गठन में महत्वपूर्ण दिया। और इसके बाद टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का फादर माना जाता है, और 1989 में HTML का विकास भी इन्होंने ही किया। ये जो अभी थोड़ा सा इसका पिक्चर आपका थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, अगर ये दिख रहा है तो मैं इसको भी जल्दी से सुधारने की कोशिश करूँगा, और कोशिश तो यही है कि पूरा का पूरा कोर्स कवर कराया जाए। इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट जैसे भी काम करता है आपको और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ बातें समझ लेनी है। एक तो इंटरनेट आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब इंटरनेट क्या करता है, कंप्यूटर्स को जोड़ता है, ठीक है, तो इससे कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। क्लाइंट क्या होता है, उपयोगकर्ता, क्योंकि क्लाइंट आपको समझ आता होगा, जो फ़ायदा लेता है और जो सर्विस कोई देता है उसे हम बोलते हैं सर्वर। तो एक सर्वर होता है और उससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मतलब एक मेन सर्वर हो गया, और उससे जुड़े हुए कई छोटे छोटे सर्वर हो गए जो क्लाइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो मेन सर्वर से जुड़े हुए छोटे कंप्यूटर्स वो कहलाते हैं क्लाइंट, थोड़ा सा शब्दों को ध्यान देना। और ये सब जुड़े होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक नियमों से या प्रोटोकॉल से, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, इनमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पैकेट स्विचिंग, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। वैसे तो कुछ छूटेगा नहीं, आप लोग बस एक बार जो आपने पढ़ा है, लेकिन आप ये जरूर सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूचनाओं का बंडल पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है। आप सीधा ऐसे ले लेते हैं जैसे कि सन से एनर्जी आती है ऊर्जा पैकेट्स के रूप में, जिसे फोटोन कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल होता है, और डेटा ट्रांसफ़र कोई वेव की फॉर्म में या वैसे नहीं, पैकेट स्विचिंग की तरीके से होता है। और आपको पता है कि सूचना का आदान प्रदान सीधे जुड़े बिना, मतलब डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, वायरलेस, और तब भी डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। जब वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता के सर्वर से जोड़ा जाता है, मतलब मेन कंप्यूटर से, तो हमें इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। वो तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, और शुल्क देना पड़ेगा अगर सर्विस ले रहे हैं तो। अब अगला सवाल उठता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, इंटरनेट सूचना तंत्र वस्तुतः किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण से परे है, यानी कि इसको किसी भी बॉडी से या किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इंटरनेट अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जुड़ने से बनता है। मतलब नेटवर्क बनेगा कब, जब बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे या बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़ेंगे, तो तभी नेटवर्क बन पाता है। तो किसी विशेष संस्था, विशेष व्यक्ति का इस पे रोल नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत स्वामित्व सबका माना जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट पर अनेक संस्थानों, निगमों, सरकारी उपक्रमों, शिक्षण संस्थाओं, व्यक्तिगत संस्थानों या विभिन्न सेवा प्रदाताओं का थोड़ा थोड़ा स्वामित्व माना जा सकता है, तो ये समझ सकते हैं। लेकिन रेगुलेशन होता है, आप ये समझ सकते हैं कि
मालिकाना हक जो भी है वो तो नहीं है, लेकिन रेगुलेटिंग जरूर होती है इसकी, यानी कि नियंत्रण जरूर होता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, बस इनके नाम आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं। ISOC, ठीक है, इंटरनेट सोसाइटी, ये आपको ध्यान रखना है, एक गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड, IAB, ठीक है। आई आई कैन, ICA कई बार इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, दोबारा से, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये 1998 में स्थापित हुई, और ये क्या करता है, ये IP एड्रेस और डोमेन नेम को रेगुलेट करता है। और ऊपर वाले आप देख सकते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए रेगुलेशन है। डोमेन नेम रजिस्टर्स, तो कौन करती है डोमेन नेम रजिस्टर्स को, संस्था ICANN, जिसका निर्माण हुआ 1998 में। तो डोमेन नेम रजिस्टर हो जाता है। डोमेन नेम रजिस्टर का निर्धारण ICANN या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD द्वारा किया जाता है। तो आप समझ गए, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए या IP एड्रेस के लिए ICANN संस्था इंपॉर्टेंट है। IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, तो ये रिसर्च के लिए है, कोई दिक्कत ही नहीं है। IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ऊपर इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स IRTF, IE इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, कोई विशेष नहीं है, बस नाम नाम याद करने हैं और कुछ नहीं। और एक संस्था है W3C, ये मैं पहले भी बता चुका, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये टिम बर्नर्स ली के अंडर में काम करती है, स्थापना 1994 में, ठीक है। तो दो संस्थाओं का विशेष आपको याद रखना है, W3C अगर आप सारी याद नहीं कर पा रहे हैं, और प्लस ICANN, ठीक है, जो डोमेन नेम और IP एड्रेस कंट्रोल करती है, और साथ ही 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो जिसमें एक तो चाहिए आपको PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, एक मॉडेम चाहिए या इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम जैसे टेलीफोन लाइन या स्पेशल लाइन इसके लिए, या प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर मतलब, और वायरलेस तकनीक, ठीक है। वेब ब्राउज़र चाहिए और ISP चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो कोई भी हो सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अभी फ़िलहाल आप कोई भी सिम, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका जियो है या फिर एयरटेल है, इस प्रकार के। इंटरनेट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट खाता, यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त किया जाता है। यूज़र नेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए तथा पासवर्ड सुरक्षा गोपनीयता के लिए IP एड्रेस आवश्यक है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एक विशेष IP एड्रेस प्रदान किया जाता है जो उस कंप्यूटर की पहचान बताता है। व्यक्ति कौन यूज़ कर रहा है इस बात से फ़र्क नहीं होता, लेकिन हर एक कंप्यूटर के लिए विशेष IP एड्रेस होता है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थानों को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उनसे संबंधित सेवाएं देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ISP में क्या होता है कि जो सेवा दे रहा है कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर जहाँ से चीज़ें आती हैं या डेटा आता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वर, और जबकि उपयोगकर्ता जो हम छोटे छोटे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, वो है क्लाइंट कंप्यूटर्स, ठीक। और बाकी तो सब कुछ चलता ही है। कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, आप इनको ध्यान में रखना, और ये किस किस चीज़ के लिए प्रोटोकॉल हैं वो अभी आपको ध्यान में रखना है। सबसे प्रचलित जो प्रोटोकॉल्स हैं आप देख सकते हैं TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप। उसके बाद TCP IP इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है, और हाँ एक चीज़ और, इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद थोड़ा सा धुंधला होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ठीक है, दोनों को मिला करके।
तो देखो क्या होता है, जब किसी सूचना या डेटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी उस सूचना को छोटे छोटे यूनिट्स में विभाजित कर देता है और उन समूह को कहा जाता है पैकेट्स। समझ गए ना, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है। तो वहाँ से टीसीपी क्या करता है, उसके पैकेट्स बना देता है और यहाँ पे आईपी प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता यानी कि एड्रेस देता है ताकि वो अपने स्थान तक पहुँच जाए जहाँ उसको पहुँचना है। तो आईपी क्या करता है, एड्रेस देता है और टीसीपी उनके पैकेट्स बना देता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी एक सूचना के सभी पैकेट्स एक ही रास्ते से गंतव्य तक पहुंचे, बल्कि ये अलग अलग रास्तों से भी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। नेटवर्क से मतलब ये नहीं है कि सब कुछ डेटा एक साथ ही एक ही रास्ते से आ रहा हो, वो अलग अलग वो हो सकते हैं। नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। वैसे तो हम पढ़ेंगे पीछे, लेकिन आप ये याद रखिएगा, राउटर। इस पेज के लिए थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये पेज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, ठीक है। और मैं अगली बार से इसको प्रॉपर सेटअप करके इसको ओपन करूँगा। अभी थोड़ी सी गांव में होने की वजह से थोड़ी समस्या है, तो आप लोग प्लीज़ आपकी वीडियो को ऐसे ही काम चलाएं, अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा। राउटर मतलब रूट, ठीक है, आप ध्यान सकते हैं ROUT रूट। तो जो नेटवर्क से डेटा जा रहा है वो पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। आप समझ गए होंगे कि रूट पता चलेगा तभी तो पहुंचेगा, तो राउटर पैकेट्स को रूट बताता है। SMTP ये किस लिए है प्रोटोकॉल, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। किसके लिए, मेल ट्रांसफर के लिए, बस इतना सा याद करना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि अपने कंप्यूटर पर जब आप सर्च करते हैं तो ये दिखता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी से है, इसमें डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक और सब चीज़ें, मतलब ज़्यादातर प्रोटोकॉल नियम कानून बने हुए हैं और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बस ये नाम आपको याद होनी चाहिए और इनकी फुल फॉर्म। एक गोफर, देखिएगा कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है इंटरनेट पर, तो गोफर भी GOPHER ये भी एक प्रोटोकॉल है जिससे डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना और उन्हें प्रदर्शित करना संभव हो जाता है। एक ऐसी है टेलीनेट। टेलीनेट का प्रयोग भी मतलब रिमोट कंप्यूटर्स के डेटा और फाइलों का प्रयोग किया जाता है। रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है, मतलब टेली का मतलब होता है दूर, तो जो फाइलें या ट्रांसफ़र हम दूर बैठे ही अपने कंप्यूटर पे मंगवा लेते हैं उसके लिए टेलीनेट, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे समझ लें W3 भी कहते हैं इसको, या वेब भी कहा जाता है, और इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी सेवा है। हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़ी सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेट पे कैसे जुड़ा हुआ है डाटा अपने आप में, हाइपरलिंक्स की मदद से, क्लियर। अब विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और WWW ने इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाया है और इंटरनेट को सूचना राजमार्ग या इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मतलब कोई भी सूचना आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी तो सब नॉर्मल ही है जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वेब पेज जो है जिस पर आपका डेटा है, आप जब खोलते हैं कोई भी साइट तो पहला वेब पेज खुलता है। इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके ये वेब पेज तैयार किए जाते हैं। मतलब कैसे प्रयोग होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके जो वेब पेज हैं वो तैयार किए जाते हैं, सामान्य तौर से HTML से या किसी भी हाइपर टेक्स्ट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और आपस में जुड़े होते हैं हाइपर लिंक से, ठीक। जहाँ पर ये वेब पेज सारे कलेक्ट होते हैं उसको कहा जाता है वेबसाइट। अब प्रत्येक वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसको कहा जाता है होम पेज, ठीक।
ये आपने अपनी कोई भी साइट आप देख सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो या फिर कोई अन्य। जब आप खोलते हैं सबसे पहले तो होम पेज ही दिखाई देता है और उससे आप जुड़ करके बाकी सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो मिलती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है, आपको ये समझना है। ठीक है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा कार्ड www की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सामान्यतः वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाने लगा है। समझ गए? पर मामला क्या है, www इंटरनेट पर आधारित एक सेवा मात्र है। मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं और उसमें से एक सेवा है www। तो इंटरनेट बड़ी चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये तो पता ही है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दुनिया भर के छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वेव क्या करता है, हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का एक समूह है जिसका साझा उपयोग किया सकता है। तो बस ये क्या है, डेटास को जोड़ता है। मतलब जितना भी डेटा है उनको हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं और उनको देखने के लिए www का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नेटवर्क तो एक बहुत बड़ी बात है जिसमें सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है और हार्डवेयर का भी। इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इंटरनेट के प्रयोग के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे ISP बोलते हैं, को शुल्क देना पड़ता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सेवा है। आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच समन्वय करता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब केवल सॉफ्टवेयर से है। ठीक, ये एक सुविधा है और इंटरनेट उस तक पहुंचने का माध्यम है। क्लियर बात? तो ये डिफरेंस था www में और इंटरनेट में। कुछ भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त। एक तो पहली इंपॉर्टेंट भाषा है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कोई विशेष आप करना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। जैसे अभी ये कोई शब्द होता तो उसमें डार्क ब्लू कर देते थे उसको, ठीक है, HTML। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट पे जाते हैं किसी, उस पर क्लिक करो तो नया पेज खुल जाता है। तो ये हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरटेक्स्ट किसी कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट है जो उसी स्थान पर या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक, चित्र, चलचित्र या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा हो रहता है। सेम वैसे ही इसे ब्लू कलर में शो कर देते हैं। अगर कोई वो लिंक है तो हाइपरलिंक, और अगर कोई वो टेक्स्ट है तो हाइपरटेक्स्ट। क्लियर? हाइपरलिंक नीचे देख लीजिएगा, इसे टेक्स्ट या आइकन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है, इसमें जोड़ते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और ऊपर आ जाइएगा, विभिन्न पेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये अभी UPPSC RO में पूछी गई थी, जो 2016 का मेंस हुआ था, क्योंकि मेंस में पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी और इसके बारे में एक लाइन। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए एक लैंग्वेज है और XML लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने तथा उसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित करने की प्रमुखता दी जाती है। और विशेष कुछ है नहीं, इसमें फुल फॉर्म ही आपको ध्यान रखनी है, HTML। ठीक है, बस इसमें एक्सटेंसिबल लग गया है। HTML तो आप समझते ही हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें X से एक्सटेंसिबल और हो गया। ठीक है, दोनों का मिक्सअप है और कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट, ये आपको ध्यान रखना है, और PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे PHP का थोड़ा सा यूज देख सकते हैं। एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलकर के किया गया है। फेसबुक और याहू की वेबसाइट PHP भाषा से ही तैयार की गई है। ठीक है, फेसबुक की और याहू की। वेब पेज पर हाइपरलिंक का प्रयोग शब्द को नीला रंग का दिखाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीला रंग वह सबसे गहरा रंग है जो टेक्स्ट की पठनीयता को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उससे आंखों पर विशेष चोट नहीं लगती है, तो इसी वजह से वो इस्तेमाल किया जाता है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में, क्योंकि हमें फिर आगे देखना पड़ेगा इसमें। और जब ये अगला नंबर आएगा तो मैं इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट करा दूंगा। देखो यहाँ पर मेरा उद्देश्य पढ़ाने का नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन महत्वपूर्ण चीज़ों को रिकॉल करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।